नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 25 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पर दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से पेपर जो है आपका सेकंड रहेगा आज का। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर आज चलेंगे हम 62 से आगे, ठीक है, 94 तक। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 62 का, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो किस कॉलेज के शिक्षक थे? आपको बताना है यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे दोस्तों हेनरी डेरोजियो, ये किस कॉलेज के शिक्षक थे? ऑप्शन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज या फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 62 का, क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जो हेनरी डेरोजियो थे दोस्तों, ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता के जो है शिक्षक थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के दोस्तों ये शिक्षक थे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने जो है कब से कब तक जो है शिक्षण कार्य किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हेनरी डेरोजियो दोस्तों ये शिक्षक रहे थे 1826 से लेकर 31 तक जो है ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता के दोस्तों शिक्षक रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आंसर क्या रहेगा? हेनरी डेरोजियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर करिए। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 63 का, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा आंसर बताइए इसका? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने की थी दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है इसकी स्थापना जो है बी आर अम्बेडकर ने कब की थी? ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हर पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने कब की थी अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 1936 में की थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने कब की थी? 1936 में की थी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बाद में फिर अम्बेडकर ने इसे क्या कर दिया था? बाद में से भंग कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में से भंग करके जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किया था बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, इसको भंग करने के बाद क्या किया था? ध्यान रखेंगे, अखिल, ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय अनुसूचित अनुसूचित जाति महासंघ। ठीक है, जाति महासंघ। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर। तो दोनों फैक्ट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी और कब जो है इसको भंग करके फिर जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किया था। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर करिए दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इसका? देखिए क्या है क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? आपको पूछा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन है दोस्तों कब हुआ था, आपको पूछा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? 1848, 1867 या फिर 1917 या फिर 1883।
क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर करना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1848 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसको जो है इसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने संयुक्त रूप से लिखा था। ठीक है, जो ये मैनिफेस्टो था दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है इस मैनिफेस्टो को किसने लिखा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको लिखा था कार्ल मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक 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 एंगल्स। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है 1848 में जो है हुआ था और इसे जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने संयुक्त रूप से इसको लिखा था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यह लंदन में दोस्तों जर्मन भाषा में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो है लंदन में जर्मन भाषा में जो है क्या हुआ था, जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ, तो 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, लंदन में। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने संयुक्त रूप से इसको लिखा था और 21 भाषा में था दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो जर्मन भाषा में। ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। आपको आंसर करना है रहस्यमयी प्रकाश नामक पुस्तक जो है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय की है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है किस भाषा में लिखा था उनमें से। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। रहस्यमयी प्रकाश, चलिए रहस्यमयी प्रकाश पुस्तक राजा राम मोहन रॉय ने किस भाषा में लिखी थी। अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू। चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर करना है रहस्यमयी प्रकाश पुस्तक राजा राम मोहन रॉय ने किस भाषा में इसको लिखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का, क्या हो जाएगा, इसे जो है राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रहस्यमयी प्रकाश पुस्तक जो है किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक है दोस्तों, रहस्यमयी प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको किस भाषा में लिखा, तो उसको राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों फारसी भाषा में इसको लिखा था। आपको पूछा जा सकता है इस पुस्तक का शीर्षक क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका शीर्षक था दोस्तों तुहफत उल मुहाहिद्दीन। ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये इसका क्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इसका जो है पूरा शीर्षक है। ठीक है, इस पुस्तक का जो है आपको शीर्षक पूछा जा सकता है। ठीक है, रहस्यमय प्रकाश पुस्तक किसकी है, राजा राम मोहन रॉय की है। और इसको जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका शीर्षक क्या है आपको पूछा जा सकता है। शीर्षक क्या है, देखिए, तुहफत। ठीक है, उल तुहफत उल मुवाहिद्दीन, मुआ ठीक है, मुवाहिद्दीन। मुवाहिद्दीन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मुवाहिद्दीन जो है का तोहफतुल मुवाहिद्दीन, ये दोस्तों रहस्यमयी प्रकाश का क्या है, शीर्षक है। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर करिए। चलिए आपको आंसर करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, जेम्स वॉट, जेम्स हारग्रीव, एडमंड कार्टराइट या फिर हम्फ्री डेवी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों स्पिनिंग जेनी, इसका आविष्कार जो है किसने किया था।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार दोस्तों जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये आविष्कार कब किया था अगर आपको पूछा जाएगा, तो ये आविष्कार किया था 1764 में, 1964 में। ठीक है, इसके आसपास जो है ये किया था। ठीक है, इसका आविष्कार। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसमें आपको जो है जो स्पिनिंग जेनी है आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ये एक हाथ से चलने वाली एक मशीन होती है दोस्तों, जो एक साथ सूत के कई जो है जो कात होती है उसको काटती है। ठीक है, जिससे दोस्तों क्या होता है उत्पादन क्षमता जो है बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, और इसके आविष्कार दोस्तों इस स्पिनिंग जेनी के आविष्कार ने कपड़ा उद्योग में जो है एक क्रांति ला दी थी। ठीक है, आपको सारे फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स का नाम याद रखेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। इसका आंसर करना है आपको। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये कई बार आपने पढ़ा है, क्वेश्चन कई बार आया है कि महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि जो है किसने दी? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। और इनको जो महात्मा की उपाधि दी गई थी वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, 1917 में जो है गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसने दी दोस्तों ये उपाधि? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि गांधी जी ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। ठीक है, गुरुदेव क्या कहा था? गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा जी ने कहा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में इसको रखना है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 68। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के विरुद्ध कितने दिनों का आमरण अनशन किया था? चलिए ये उत्तराखंड से है क्वेश्चन, उत्तराखंड जीके से आपको आंसर करना है। श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के विरुद्ध जो है कितने दिनों का आमरण अनशन किया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 50 दिन का, 75 दिन का, 84 दिन का, या फिर 90 दिन का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर करिए। श्रीदेव सुमन दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 दिन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीदेव सुमन दोस्तों आप जानती हैं, श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के विरुद्ध जो है 84 दिन का आमरण अनशन किया था। ठीक है, उन्होंने टिहरी जेल में प्रजा के नागरिक अधिकारों की बहाली और अमानवीय व्यवहार के विरोध में 3 मई 1944 को अनशन शुरू किया था। आपको पूछ लिया जाएगा जो ये अनशन दोस्तों श्रीदेव सुमन ने किया था ये कब शुरू किया था? ठीक है, इसको शुरू किया था दोस्तों 3 मई, ये डेट पूछी जाएगी आपको, इसको ध्यान में रखेंगे, 3 मई 1944। ठीक है, तो ये अनशन जो है श्रीदेव सुमन ने दोस्तों कब किया था? 3 मई 1944 को ये अनशन शुरू किया था। ठीक है, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों के ऐतिहासिक अनशन के बाद उनकी जो है शहादत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेट भी याद रखनी है, 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को दोस्तों, ठीक है, 84 दिनों की ऐतिहासिक अनशन के बाद जो है श्रीदेव सुमन की शहादत हो गई थी। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने। ठीक है, श्रीदेव सुमन जो है इनने कब से कब तक अनशन किया था ये पूछा जाता है। तो 84 दिन का तो किया था, आप सभी को पता है, लेकिन शुरू कब किया था और कब लास्ट तक की अनशन रहा था आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 69 का। 69 है दोस्तों, रूस की क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था? चलिए आंसर कीजिए। आप सभी ने पढ़ा है रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। तो उसके उस समय दोस्तों रूस का जो जार था वो कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय, निकोलस द्वितीय, पीटर महान या फिर इवान चतुर्थ? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 69 का। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। रूस की क्रांति 1917 के समय रूस का जार था दोस्तों निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, निकोलस द्वितीय था। वह दोस्तों किस वंश का शासक था आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है निकोलस द्वितीय जो है दोस्तों ये रोमानोव वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का शासक था ये? रोमानोव। ठीक है, रोमानोव वंश का जो है ये अंतिम शासक था दोस्तों जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, इसकी जो नीतियां थी दोस्तों काफी निरंकुश थी और जनता के प्रति जो है असंवेदनशील थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कराया था कि किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है कंपनी का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? चार्टर 1813, चार्टर 1833 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारत शासन अधिनियम 1933? तो आपको बताना है दोस्तों किस चार्टर के अधिनियम के तहत जो है कंपनी का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कौन सा चार्टर एक्ट था? मैंने बताया था उसी चार्टर एक्ट के तहत जो है पहली बार शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रीवियस करा रखे हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1813 का चार्टर एक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत दोस्तों चाय और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार छोड़कर अतिरिक्त से हटा दिया गया था। ठीक है, और पहली बार इस चार्टर के तहत जो है शिक्षा पर व्यय किया गया था दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? ठीक है, शिक्षा शिक्षा पर जो व्यय किया आवंटित किया गया था, ध्यान रखेंगे कितना था? 1 लाख। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। इसके तहत जो है शिक्षा पर व्यय जो है 1 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी पहली बार। ठीक है, किस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग होता है? ठीक है, चार्टर 1813 के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 71, इसका आंसर करना है आपने। 71 है दोस्तों, हैदराबाद के किस निजाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये क्वेश्चन तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निजाम अली खान, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग या फिर सलाबत जंग? चलिए आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो किस निजाम ने किया था दोस्तों, आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? निजाम अली खान। ठीक है, तो 71 का आंसर जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, निजाम अली खान। याद रखेंगे ये पहले जो है सबसे पहले जो है जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाले थे। ठीक है, हैदराबाद के निजाम अली खान। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है हैदराबाद ने दोस्तों आपको ध्यान रखना है हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, हैदराबाद ने कब किए थे? सहायक संधि पर जो है दोस्तों, सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे पूछा जा सकता है, तो 1798 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका 72 का? विंस्टन चर्चिल, बर्नार्ड बारूच, वॉल्टर लिपमैन या फिर हैरी ट्रूमैन। ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था, ठीक है। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दोस्तों किसने किया था? आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा 72 का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोल्ड वॉर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों बर्नार्ड बारूच ने, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस शब्द का यानी कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था? बर्नार्ड बारूच ने किया था दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बर्नार्ड बारूच कौन थे दोस्तों? ये अमेरिका के जो है राजनेता थे, अमेरिकी राज, ठीक है, अमेरिकी नेता, ठीक है, अमेरिकी राजनेता थे दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये जो आपका कोल्ड वॉर शब्द है, अगर आपको पूछा जाए कि इसको लोकप्रिय किसने बनाया, ठीक है। ये जो कोल्ड वॉर शब्द है ये भी मैंने बताया था, अब आपको ध्यान आ रहा होगा, इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? वॉल्टर लिपमैन ने। किसने बनाया था इसको? लिपमैन ने इसको जो है लोकप्रिय बनाया था शीत युद्ध शब्द को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किया दोस्तों बर्नार्ड बारूच ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। आपको आंसर करना है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन देखिए, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे या फिर पंजाब। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बंगाल, ठीक है। क्या हो जाएगा? बंगाल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों बंगाल में, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद थी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन थी दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में, ठीक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? बंगाल में, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों किसने इसकी स्थापना की, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम, ठीक है। सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम याद रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? किसके द्वारा की गई थी बताइए? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। बंगाल में की गई, कब की गई पूछा जाएगा, तो 1906 में की, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। इसका आंसर करना है, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? चलिए आंसर कीजिए, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 5 थे, 7 थे, 9 थे या फिर 11 थे? इनके नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं दोस्तों 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा की प्रारूप समिति में इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अब ये 7 सदस्य कौन कौन से थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले सदस्य का नाम आपको याद रखना है। पहले सदस्य कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। एन गोपाल स्वामी, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं ये दोस्तों सदस्य थे प्रारूप समिति के। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं के.एम. मुंशी हो गए। ठीक है, के.एम. मुंशी के साथ साथ याद रखेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सैयद मोहम्मद, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला से याद रखेंगे सादुल्ला। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे बी.एल. मित्तर। ठीक है, बी.एल. मित्तर। ठीक है, बी.एल. मित्तर हो गए। इसके साथ साथ डी.पी. खेतान। ठीक है, डी.पी. खेतान। ठीक है, डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। ठीक है, ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है आपको ये पूछ लिया जाएगा कि प्रारूप समिति जो थी इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और इनके नाम आपको जो है ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके नाम जो है अंबेडकर के अतिरिक्त और कौन थे, तो ये 6 नाम आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। बाद में फिर दोस्तों क्या हुआ था, जो मित्तर थे, ठीक है, बी.एल. मित्तर, उनके स्थान पर जो है फिर एन माधवराव और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी सदस्य बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो मुख्य सदस्य थे प्रारूप समिति के, तो इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रारूप समिति की जो है दोस्तों यहाँ पर इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों गठन हुआ था प्रारूप समिति का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, इसका गठन किया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की। और इनके सदस्य जो है मैंने आपको बता दिए प्रारूप समिति के, उनको आपने ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से है, आपको आंसर करना है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो आप सभी जानते हैं कुली बेगार आंदोलन के बारे में। तो कुली बेगार आंदोलन के विरुद्ध जो है आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, आपको बताना है। बागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट या फिर चंपावत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अल्मोड़ा अखबार। दोस्तों आप जानते ही हैं। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार कब आया था, अल्मोड़ा अखबार बताइए। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे, बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, तो इन्होंने कुली बेगार के विरुद्ध जो है आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है, जो ये कुली बेगार आंदोलन था दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। ये ऐतिहासिक घटना हुई थी दोस्तों 13-14 जनवरी 1921। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को दोस्तों कुली बेगार आंदोलन जो हुआ था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कब हुआ था, मकर संक्रांति के दिन हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर हुआ था, जहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, जो आंदोलनकारी थे उनने जो है कुली बेगार के रजिस्टरों को जो है सरयू नदी में बहाकर इस प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली थी। ठीक है, और साथ ही साथ आप जानती हैं कि इसी आंदोलन से जो है दोस्तों, इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे को जो है कौन सी उपाधि मिली, कुमाऊं केसरी की। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है ना, तो आप सभी जानते हैं कुमाऊं केसरी कहा जाता है इनको। तो कुमाऊं केसरी क्यों कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो कुमाऊं केसरी की इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी, जब आपका कुली बेगार आंदोलन हुआ था, इसकी सफलता के बाद इनको ये उपाधि मिली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो एक कुली बेगार आंदोलन था दोस्तों, इसको जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
कुली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, बताइए क्या कहा था? रक्तहीन क्रांति। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति किसने कहा? ठीक है, तो रक्तहीन क्रांति कहा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी थे दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इन्होंने कुली बेगार के विरुद्ध जो है आंदोलन जो है बागेश्वर से शुरू किया था। ठीक है, बागेश्वर में जो है 13-14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायणी मेले के दौरान दोस्तों ये शुरू हुआ था सरयू और गोमती के संगम पर। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, 40,000 से अधिक आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू नदी में बहाकर इस प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली थी। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 का आंसर करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? चलिए आंसर कीजिए 76 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम पूछा है दोस्तों, प्रथम महासचिव कौन थे? डैग हैमरशोल्ड, यूथार्ट ट्रिंकवेली या फिर कुर्ट वॉल्डहाइम। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 76 का। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कौन थे, ट्रिगवेली थे। ठीक है, कौन थे? ट्रिगवेली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि ये ट्रिगवेली जो है ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो ये दोस्तों निवासी थे नॉर्वे के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? नॉर्वे के निवासी थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। और इन्होंने वर्ष दोस्तों 1946 1946 से 1952 तक दोस्तों इस पद पर ये रहे थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे प्रथम महासचिव, ये पूछा जा सकता है आपको। 1946 से लेकर 1946 से लेकर 52 तक जो है ये प्रथम महासचिव रहे थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, ध्यान में रखना है। और दूसरे महासचिव कौन थे, कमेंट कीजिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे जो है कौन थे महासचिव? चलिए कमेंट कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? जिनको दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जिनको दोस्तों बाद में जो है जिनकी मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आंसर कीजिए, कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव जिनका जो है दोस्तों विमान दुर्घटना हुआ था? ठीक है, विमान दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए, आपको आंसर करना है दूसरे महासचिव कौन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन स्थल कहाँ था? चलिए आंसर कीजिए, बॉम्बे, अजमेर, इलाहाबाद, लाहौर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 77। सत्यार्थ प्रकाश आप जानती हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है इसको किसने इसकी रचना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो है इसकी रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी दोस्तों ये की थी 1874 में, 1874 में जो है इसकी रचना की थी दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है इसका प्रकाशन स्थल। क्या हो जाएगा राइट आंसर 77 का? 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रकाशन स्थल था अजमेर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजमेर। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन स्थल कहाँ था? अजमेर था दोस्तों। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की दोस्तों? 1874 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर करना है। 1907 के सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। आप सभी जानते हैं सूरत विभाजन जो है ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। तो आपको बताना है उसमें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रासबिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 1907 के सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे?
रास बिहारी घोष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1907 का जो सूरत विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों रास बिहारी घोष थे दोस्तों। ठीक है, इस अधिवेशन को दोस्तों, यह अधिवेशन जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, जहां कांग्रेस स्पष्ट रूप से क्या हुई थी, दो दलों में जो है विभाजित हुई थी। ये पूछा जाता है कि जो आपका सूरत विभाजन है, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है यहाँ पर क्या हुआ था, दो उसमें दलों में जो है विभाजित हो गई थी। ठीक है, जैसे आपका कौन कौन से दलों में, नरम दल और गरम दल। ठीक है, ये पूछा जाता है आपका नरम दल और गरम दल। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि कांग्रेस दो दलों में कब विभाजित हुआ, तो याद रखेंगे 1907 के सूरज विभाजन से। ठीक है, तो कांग्रेस क्या होगी, दो दलों में विभाजित होगी, नरम दल और गरम दल। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चल 79 का आंसर करेंगे, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी, इसके लेखक कौन थे दोस्तों? पेट्रार्क, दांते, मैकियावेली या फिर बोकासियो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिवाइन कॉमेडी दोस्तों एक महाकाव्य था दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, दांते। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दांते जो है दोस्तों ये कहाँ के थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये इटली के जो है राष्ट्र कवि थे दोस्तों। ठीक है, इटली के राष्ट्र कवि। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इनको जो है इतालवी भाषा का जनक भी माना जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखते हैं। दांते को जो है इतालवी, ठीक है, इतालवी भाषा का जनक भी इनको माना जाता है। इतालवी भाषा का जनक आपको पूछ लिया जाएगा कि इतालवी भाषा का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा दांते। ठीक है दोस्तों, यह जो डिवाइन कॉमेडी है यह क्या है, एक महाकाव्य है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कीजिए। गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम कहाँ स्थित था? चलिए आंसर कीजिए। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है, ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम, ये कहाँ स्थित था दोस्तों? बर्लिन में था, पेरिस में था, सैन फ्रांसिस्को में था या फिर वैंकूवर में था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी याद रखना है। और कब किसने की थी, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम जो है ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। ठीक है, कहाँ था ये? अमेरिका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम था दोस्तों, और ये कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में था, अमेरिका में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना, अगर आपको पूछा जाए तो कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1913 में। ठीक है, 1 नवंबर 1913 में जो है क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, किसने की थी? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल और कौन था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। ठीक है, सोहन सिंह भागना। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गदर पार्टी से दोस्तों सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि इस संगठन ने जो है गदर नामक साप्ताहिक जो समाचार पत्र था ये भी प्रकाशित किया था। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि गदर नामक साप्ताहिक जो समाचार पत्र था किसने प्रकाशित किया? ठीक है, तो इसी संगठन ने किया दोस्तों, गदर पार्टी ने। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर करेंगे दोस्तों 81 का, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। चलिए आंसर कीजिए 81 का प्रथम विश्व युद्ध। कमेंट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है तात्कालिक कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का। ऑप्शन देखिए, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, रूस की क्रांति, या फिर अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आपको पूछा है, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो 81 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 28 जून 1914 को जो है बोस्निया की राजधानी जो है आपका सेराजेवो में जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। कमेंट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इसका आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का। देखिए 82 क्या है, मराठों और अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि 1782 में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी। ये क्वेश्चन में मैंने आपको प्रीवियस में करा रखा है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। जो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, इसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी। चलिए आंसर कीजिए, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई, या फिर बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का। आपको बताना है सालबाई की संधि 1782 में जो है मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी। तो 82 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महादजी सिंधिया। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो सालबाई की संधि हुई थी कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये हुई थी दोस्तों 1782 में। ठीक है, सालबाई की संधि मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, किसके मध्य हुई थी, मराठों और अंग्रेजों की मध्य हुई थी। तो इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी महादजी सिंधिया ने। ठीक है, याद रखेंगे। इस संधि ने दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो उसको समाप्त किया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से आपका 82 के बीच में हुआ था प्रथम। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसको समाप्त किया था दोस्तों सालबाई की संधि ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर करना है। 83 है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने वाला मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था। ऑप्शन देखिए, जेम्स ग्रांट, जॉन शोर, थॉमस मुनरो, या फिर चार्ल्स रीड। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 83 का। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों आप सभी जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको याद रखना है स्थायी बंदोबस्त के लिए। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने वाला मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जॉन शोर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने वाला मुख्य राजस्व अधिकारी था जॉन शोर। ठीक है, जॉन शोर दोस्तों उस समय राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था दोस्तों कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने इसको लागू किया था, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कब किया था इसको लागू अगर पूछा जाए आपको, तो स्थायी बंदोबस्त को जो है दोस्तों कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। ठीक है, 1793 ईस्वी में जो है लागू किया था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84। 84 में आपने आंसर करना है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था। आंसर कीजिए, आप सभी ने पढ़ा है क्या कहा जाता है। 84 का क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है, रेड इंडियंस कहा जाता है। ठीक है, यह नाम दोस्तों किसने दिया है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। यह नाम दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था ये नाम, क्रिस्टोफर।
ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। आपको आंसर करना है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? चलिए आंसर कीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, B.R. अम्बेडकर, MC सीतलवाड़, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन थे विधि मंत्री, कौन थे? V.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। ये संविधान की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, मैंने भी बताया, ठीक है। और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, ठीक है। भारतीय संविधान का इनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। और B.R. अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति अभी बताया था ना, जिसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके भी अध्यक्ष रहे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों वर्ष 1951 में संसद में जो है हिंदू कोड बिल पर मतभेद होने और उसे पारित न किए जाने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। इसका आंसर करना है आपको, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों ये आया था 1917 में, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कितने भारतीय सदस्य शामिल थे। 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों इसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल थे, ठीक है। कितने थे? 2 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सदस्य कौन थे, आपको नाम याद रखना है। सर आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। पहला नाम सर आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। सर आशुतोष मुखर्जी पहला नाम याद रखेंगे। और दूसरे इसमें जो सदस्य थे कौन थे? दूसरे सदस्य थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। दूसरे कौन थे? डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1917 में आया दोस्तों। और इसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल थे। एक थे दोस्तों सर आशुतोष मुखर्जी, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और एक थे दोस्तों डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि इस आयोग का गठन किसने किया, ठीक है। तो इस आयोग का, इनकी सैडलर आयोग का गठन जो है किसने किया? माइकल सैडलर ने, ठीक है। किसने किया? तो ध्यान रखेंगे इस आयोग का गठन जो है किसने किया? डॉक्टर माइकल, ठीक है, डॉक्टर माइकल सैडलर। इनके नाम से ही दोस्तों इसका नाम फिर क्या पड़ गया? सैडलर आयोग पड़ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे फैक्ट दोस्तों ध्यान रखने हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। इसका आंसर करेंगे, चीन में साम्यवाद क्रांति 1949 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखिए, सन यात सेन, चियांग काई शेक, माओ जेडोड और डेंग जियाओपिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चीन में साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 87 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माओ जेडोंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। आपको आंसर करना है, 1857 के विद्रोह के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? चलिए आंसर कीजिए, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा है। 1857 के विद्रोह के समय जो है
कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर, ट्रेल, हेनरी रैमजे या फिर बेटन? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 88 का कमेंट कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय जो है कुमाऊं का कमिश्नर था दोस्तों हेनरी रैमजे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, हेनरी रैमजे था दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है, इनको जो है क्या कहा जाता है? बेताज बादशाह कहा जाता है दोस्तों इनको। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है, पूछा जाएगा आपको कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने दोस्तों कब से कब तक जो है ये दोस्तों कमिश्नर रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है। ये कमिश्नर रहे थे दोस्तों हेनरी रैमजे जो है, ये कमिश्नर 1856 से लेकर 1884 तक रहे थे। ठीक है, 1856 से लेकर 1884 तक जो है ये क्या रहे थे दोस्तों? कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इनको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ विद्रोह के दौरान दोस्तों उन्होंने पूरे कुमाऊं में जो है कौन सा लॉ लागू किया था? मार्शल लॉ जो है इन्होंने लागू किया था दोस्तों। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। आपने आंसर करना है 89 का। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की? चलिए आंसर कीजिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में किसने की, आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, विनायक सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल या फिर मदन लाल ढींगरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में दोस्तों किसने की थी? तो याद रखेंगे किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कब की गई थी इसकी स्थापना, अगर आपको पूछा जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1905 में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका? यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का क्या उद्देश्य था? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, स्वशासन। ठीक है, स्वशासन। ठीक है, स्वशासन प्राप्त करना था दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। इसका आंसर करना है, अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? चलिए क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देखिए, मक्का, मदीना, दमिश्क या फिर बगदाद। क्या हो जाएगा? कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था शायद आपको, क्या हो जाएगा? अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? बगदाद थी दोस्तों। ठीक है, बगदाद यानी कि इराक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए 91 का आंसर करेंगे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई थी? चलिए बताइए, कब किया था बंगाल विभाजन? तो 1905 आप सभी जानते हैं, तो डेट भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किस तिथि को की गई? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये हुई थी दोस्तों 19 जुलाई 1905। ठीक है, 19 जुलाई याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905। ठीक है, 1905 आप सब जानते हैं, तो उसके साथ साथ 19 जुलाई याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन याद रखेंगे, इसकी घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, लेकिन ये दोस्तों जो प्रभावी रूप से लागू हुआ था, जो आपका बंगाल विभाजन जो है दोस्तों इसकी तिथि है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो तिथि है दोस्तों, ये आपकी जो है 19 जुलाई 1905 में ये घोषणा की गई थी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इसको जो है कब से लागू हो गया, लागू प्रभावी रूप से कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ दोस्तों 16 अक्टूबर से।
ठीक है, 16 अक्टूबर से दोस्तों लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए आप जानते हैं 16 अक्टूबर को जो है पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी 16 अक्टूबर को जो है बंगाल बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92, आपको आंसर करना है। शारदा एक्ट 1929 के तहत जो है लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु क्या तय की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष, क्या हो जाएगा? साथ ही साथ याद रखना है शारदा एक्ट कब आया था? यह आया था 1929 में। ठीक है, इसके तहत जो है लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु जो है क्या तय की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 92 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 92 का 14 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष की गई थी, और लड़कों की क्या की थी? लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष थी इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो शारदा एक्ट कब आया याद रखना है? 1929 में शारदा एक्ट आया, और इसने जो है लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, और जो आपके युवक हैं यानी कि लड़कों के लिए जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष की। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है पिछले प्रैक्टिस सेट में। पेपिरस नामक पौधा कहाँ पाया जाता था जिसका उपयोग लेखन हेतु होता था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? पेपिरस नामक पौधा कहाँ पाया जाता था जिसका उपयोग जो है लेखन में होता था? ऑप्शन देखिए, दजला फरात घाटी, नील नदी घाटी, सिंधु घाटी या फिर होंगहो घाटी। क्या हो जाएगा 93 का राइट आंसर? पेपिरस मैंने बताया था, इस पेपिरस से जो है, जो हम अंग्रेजी का शब्द है पेपर ना, अंग्रेजी का शब्द पेपर जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसी शब्द से हुई है, पेपिरस से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 93 का क्या हो जाएगा? नील नदी घाटी। ठीक है, मिस्र में नील नदी घाटी में दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है, पेपिरस नामक पौधा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पेपिरस नामक पौधा नील नदी घाटी मिस्र में पाया जाता था दोस्तों, और प्राचीन मिस्रवासी इस पौधे के तनों का उपयोग करके जो है लेखन सामग्री जैसे कागज जैसा तैयार करते थे। ठीक है, और अंग्रेजी में जो आपका पेपर है, ठीक है, अंग्रेजी का जो पेपर है दोस्तों, अंग्रेजी का जो पेपर है, पेपर शब्द है, ठीक है, ये इससे उत्पत्ति किससे हुई है? पेपर की, अंग्रेजी के पेपर की उत्पत्ति हुई है पेपिरस से। ठीक, किससे हुई है? पेपिरस। ठीक, किससे हुई है? ठीक है, पेपिरस से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आपने आंसर करना है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता था? चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का जो है दोस्तों कितना क्षेत्र आता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 51% क्षेत्र आता था दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। यह दोस्तों व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी और असम के कुछ हिस्सों में लागू थी। ठीक है, और इसको विकसित किसने किया दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो, और एक नाम और याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, तो ध्यान रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोस्तों किसने विकसित किया था? तो उसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने विकसित किया था। इसमें सरकारें क्या करती थी? इसमें सरकार जो है सीधे किसानों से लगान वसूलती थी दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों सारे फैक्ट। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मुलाकात होती है, उसके बाद दोस्तों हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।